Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Pasha again with more lectures on dynamics. अच्छा हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चल रहे हैं और हमें थोड़ी सी बात करनी है. हमने देखा पिछले लेक्चर में कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो टेक्निकली आप उसका ग्रेडियंट निकाल रहे होते हो ना. सही है. तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी या F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स डेल्टा पी. डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम. ओके, तो अगर आप किसी भी चीज़ का को टाइम से डिवाइड कर रहे हो या उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो तो टेक्निकली आप उसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो. तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ना आपको, और आपके पास मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया है, तो आप क्या करो, आप उसका ग्रेडियंट निकाल लो. दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सिमिलरली अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ, यानी फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स है, अगर आपको उसका ग्राफ दिया हुआ है तो अब यहाँ पर इन दोनों को क्योंकि मल्टीप्लाई करने से चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा ना, वो आपको क्या बताएगा, वो आपको चेंज इन मोमेंटम बताएगा. तो द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन मोमेंटम. तो मेरे ख्याल से जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो इस चीज़ को वैसे समझ जाते होंगे कि जब भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो और उनका ग्राफ हो तो टेक्निकली आप ग्रेडियंट निकाल ले उसका, और जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और आपको उनका ग्राफ दिया हो तो, और आपको लाइक उनका प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेट कर देते हो, यानी आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हो. बहरहाल ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, ये आपको किसी न किसी कैपेसिटी में ज़रूर हेल्प करेंगे. अब एक बड़ा हसीन और जमील खूबसूरत सा सवाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखिए अभी हमने देखा फोर्स इनटू टाइम, यानी फोर्स इनटू डेल्टा टी इज चेंज इन मोमेंटम. इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो डिपेंड करता है दो बातों पर. एक तो ये कि आपने कितनी फोर्स लगाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और दूसरा ये कि आपने वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई है. ठीक है ना, तो द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स हैज बीन अप्लाइड और द फोर्स इज अप्लाइड. देखिए एक ऑब्जेक्ट है, आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है. ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आपने कितनी फोर्स लगाई और वो फोर्स आपने कितनी देर के लिए लगाई. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो डिटरमिन करेगा चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स और द टाइम फॉर विच द फोर्स हैज बीन अप्लाइड, इन दोनों का प्रोडक्ट है जो कि आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा. सही है. अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी अहम हैं जिनको समझने की जरूरत है. मैं आपको कुछ छोटी छोटी मजे की एग्जांपल्स देता हूँ, आपका दिमाग थोड़ा सा हिल के रह जाएगा. आई डोंट नो, पता नहीं आपने कभी गौर किया हो ना किया हो, अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखी हो, आई विश कि यहाँ पे मैं कैमरा खोल सकता तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता, बट थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं आपको. अगर आपने कभी क्रिकेट देखी हो तो जो विकेट कीपर होता है क्रिकेट में, वो कैच पकड़ते समय अपना हाथ पीछे करता है. अगर कभी आपने बहुत गौर से कभी घूर के देखा हो तो वो कैच पकड़ते समय अपना हाथ पीछे करता है. वो अपना हाथ थोड़ा सा स्लो करते हुए पीछे लेके जाता है और वो बॉल को पकड़ लेता है. वो अपना हाथ पीछे क्यों करता है? हालांकि बड़ा अजीब सा रिस्की सा स्टंट होता है वो, लेकिन हर बॉल पे वो अपना हाथ पीछे करता है. उसकी वजह ये है कि देखिए जब बॉल आपकी तरफ आ रही है, लेट्स से आप मिसाल के तौर पर, ये मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं. ठीक है, ये आपके पिच है, यहाँ पे लेट्स से आपका बैट्समैन है और यहाँ पे आपका बॉलर है और यहाँ पर आपका विकेट कीपर खड़ा हुआ है. ठीक है, ये आपके बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने इसको मिस किया, ये बॉल गई विकेट कीपर के पास. ठीक है, अब बॉल जैसे ही विकेट कीपर के पास जाती है, जरा गौर से समझिएगा, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है. आई विश कि मैं आपको ये विजुअलाइज करा सकूं. जब बॉल विकेट कीपर के पास जाती है ना, तो विकेट कीपर अपने हाथ को पीछे करता है बॉल पकड़ने के लिए, यानी बॉल ऐसे सामने से पीछे लेके जाता है और फिर वो कैच पकड़ता है. तो ये अपना हाथ पीछे क्यों लेकर जाता है, ये अपना हाथ क्यों पीछे लेके जाता है? ये अपना हाथ इसलिए पीछे लेके जाता है
कि ये बॉल को पकड़ने का टाइम बढ़ाता है। जब बॉल को पकड़ने का टाइम बढ़ाता है ना तो उसको फोर्स कम लगानी पड़ती है। क्या मतलब, देखें बात समझे, जब आप बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने का क्या मतलब है, एक मूव करती हुई बॉल को आप रेस्ट पे लेकर आते हैं, यानी आप बॉल का मोमेंटम चेंज करते हैं। जब एक बॉल एक बॉलर अपनी बॉल को रिलीज करता है ना, तो एक अच्छा फास्ट बॉलर हो ना तो वो 100 कम से कम 130 140 की स्पीड मारता है, 150 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ वो बॉल को फेंकता है। तो जब तक बॉल विकेट कीपर तक पहुंचती है ना तब तक अच्छी खासी वेलोसिटी बॉल में मौजूद होती है। तब अगर वो चाहता है कि बॉल को कैच करे तो उसे इस बॉल को, इस मूव करती हुई बॉल को रेस्ट पर लाना है। अब देखिए, अब ज़रा गौर से समझिएगा इस चीज़ को। अगर वो झटके से इस बॉल को यहीं पे पकड़ ले तो उसके हाथ में चोट लगती है, लेकिन अगर वो बॉल यहाँ पर आई है, ये अपना हाथ बॉल को पकड़ते समय थोड़ा सा पीछे लेकर जाता है, तो जब ये अपना हाथ पीछे लेके जाता है तो इससे फोर्स कम लगानी पड़ती है और ये मज़े से अपने बॉल को पकड़ लेता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से बॉल का मोमेंटम है 1000 न्यूटन सेकेंड। एक रैंडम वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। अब आपको इसका मोमेंटम चेंज करना है, यानी आपको इसे रेस्ट पर लेकर आना है, यानी आपको 1000 न्यूटन सेकेंड का ही चेंज इन मोमेंटम चाहिए। आप चाहो तो 1000 न्यूटन की फोर्स लगाओ 1 सेकंड के लिए, या आप चाहो तो 500 न्यूटन की फोर्स लगाओ 2 सेकंड के लिए, या आप चाहो 250 न्यूटन की फोर्स लगाओ 4 सेकंड के लिए। इन ईदर ऑफ द केसेस आपका सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है ना भाई, सॉरी सेम चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है ना, तो चेंज करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम के लिए लगा रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप अगर अपना बॉल को कैच करने का टाइम बढ़ाते हो तो होता क्या है कि जब टाइम बढ़ता है तो आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जब कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है तो हाथ में चोट लगे बिना मस्त ज़बरदस्त आप कैच पकड़ लेते हैं। अगर आपने कभी गौर से देखा, ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स हो गए, साउथ अफ्रीकन फील्डर्स हो गए, दे आर नोन फॉर देयर कैचिंग स्किल्स एंड देयर फील्डिंग। तो आपने देखा हो उनके हाथों को सेफ हैंड्स कहा जाता है। कुछ भी हो जाए वो कैच नहीं छोड़ते, बहुत रेयर केसेस में उनसे कोई कैच छूट जाए। और अगर आपने कभी बहुत गौर से देखा हो तो वो बॉल पकड़ते समय आप ज़रा गौर से देखना, कोई एक हाई एंड कैच आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन फील्डर है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऊपर से ना कोई एक बॉल आ रही है, कोई एक हाई एंड ऊंची बॉल है जो कि आके इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है ना। अब इसको अपने 2 हाथों से ना बॉल को कैच करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने हाथों को पीछे लेके जाएगा। बॉल जैसे इसके हाथ में आएगी ना, ये झटके से नहीं पकड़ता बल्कि अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। तो जब ये अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है ना तो ये बॉल को कैच पकड़ने का टाइम बढ़ाता है। जब बॉल को कैच पकड़ने का टाइम बढ़ाता है ना तो उसे फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो बिना झटका दिए, बिना फोर्स लगाए मक्खन कैच हाथ में आ जाता है। तो व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितनी फोर्स लगाई और कितनी देर के लिए लगाई। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी पे आप ब्रेक लगाते हो। अगर आप गाड़ी पे ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा हो ना तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है और गाड़ी का मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, यानी गाड़ी रेस्ट पर आ जाती है। और अगर फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा देर के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितनी फोर्स लगाई और कितने टाइम के लिए लगाई। हमारे सिलेबस का वैसे पार्ट नहीं है, लेकिन इस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को, इसके एनालिसिस को कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, जिस पर हमारे सिलेबस में ख़ास तौर पर बात नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ्स है जिनको आपने जहन में रखना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट जहन में रखें ना कि चेंज इन मोमेंटम के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितनी फोर्स लगाई और कितने देर के लिए लगाई, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। खैर अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, तो ज़रा मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। मैंने एक रैंडम ग्राफ बना दिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो मोमेंटम टाइम ग्राफ के साथ इन फेज होता है। यानी जैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्केच होगा ना, बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्केच होगा। आप देखें जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडीज़, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो अपना शेप चेंज ना कर रही हूँ, अपना मास चेंज ना कर रही हूँ।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो मोमेंटम भी कम हो रही है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर मोमेंटम कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है फिर मोमेंटम बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर दोबारा से मोमेंटम कांस्टेंट है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमेशा वेलोसिटी और मोमेंटम का ग्राफ इन फेज है। तो जिसकी काइनेमैटिक्स अच्छी उसकी डायनामिक्स अच्छी, जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने आता है वो बिल्कुल वैसे ही स्केच मोमेंटम टाइम ग्राफ का बनाते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हो एंड दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस, देखो वेलोसिटी इज v, मोमेंटम इज mv, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई होगी और वो कांस्टेंट है मास। ठीक है, तो किसी कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई जाने से ग्राफ के स्केच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा। तो जैसा स्केच का मतलब जैसा शेप आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, बिल्कुल वैसा ही शेप आपके मोमेंटम टाइम ग्राफ का है। अच्छा, अगर मैं लेट्स से एप्लीकेबल ऑन रिजिड बॉडीज, ठीक है, अच्छा लेट्स से अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ, तो वैसे तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना हमने आपको सिखाया हुआ है क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स के लेक्चर में बहुत डिटेल में, बट बहरहाल दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन 0 होता है, जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोबारा से एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमने काइनेमैटिक्स में इस चीज़ को देखा हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर इज कि जैसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ होगा। यानी जब आप देख सकते हो, देखो एक्सेलरेशन अगर a है तो रिजल्टेंट फोर्स ma है, सिर्फ फर्क क्या है कि एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन 0 मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव, फिर एक्सेलरेशन 0 फिर रिजल्टेंट फोर्स 0, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव फिर रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन 0 तो दोबारा से रिजल्टेंट फोर्स 0। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जिसकी काइनेमैटिक्स अच्छी उसकी डायनामिक्स अच्छी। 20-22 लेक्चर के काइनेमैटिक्स को अपलोड करने की वजह यही थी कि आप अपनी काइनेमैटिक्स को बेहद स्ट्रॉन्ग कर लें, डायनामिक्स खुद अच्छी हो जाएगी। जिसने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना सीख लिया उसने फोर्स का ग्राफ बनाना सीख लिया, यानी रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ बनाना सीख लिया, क्योंकि जैसा एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ होगा, जैसा वेलोसिटी का ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम का ग्राफ होगा। पास्ट पेपर्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे पेपर 2 में वो आपसे मोमेंटम के ग्राफ्स बनाने बोलेंगे, बच्चे देख के घबरा जाते हैं उन ग्राफ्स को, हालांकि उसमें कुछ नहीं करना है, जैसा वेलोसिटी का स्केच है बिल्कुल वैसे मोमेंटम का स्केच है, बस वैल्यूज़ को मास से मल्टीप्लाई कराते जाए। और यहाँ पे नॉट टू मेंशन, अभी हमने पीछे देखा था कि जो मोमेंटम टाइम ग्राफ है, जो मोमेंटम टाइम ग्राफ है उसका ग्रेडियंट हमें फोर्स बताता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मोमेंटम का ग्रेडियंट 0 है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है तब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, जब मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है यानी कि मोमेंटम का ग्रेडियंट नेगेटिव है तब फोर्स भी नेगेटिव है, जब मोमेंटम कांस्टेंट है तब फोर्स दोबारा से 0 हो गया क्योंकि ग्रेडियंट 0 था मोमेंटम का। फिर मोमेंटम टाइम ग्राफ का यानी मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो मेरी फोर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। फिर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब मोमेंटम का ग्रेडियंट 0 है मोमेंटम टाइम ग्राफ का, तो मेरा फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बेसिक ग्राफिकल कन्वर्जन जहन में रखिएगा, जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों पे इसको भी पूछ लिया करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मेरा कराने का बड़ा दिल है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एक स्पेस रिसर्च रॉकेट है जो कि वर्टिकली स्टैंड करता है एक लॉन्चिंग पैड पर। तो यहाँ पर मैं एक रॉकेट बना देता हूँ एक अंदाजे के मुताबिक। प्रायर टू इग्निशन, अभी आग नहीं लगाई, नीचे कोई फ्यूल कंबस्ट होना शुरू नहीं हुआ। द मास ऑफ द रॉकेट एंड इट्स फ्यूल इज 1.9 एक्सपोनेंट 3 kg। तो ये तकरीबन कोई 1.9 एक्सपोनेंट 3 kg का मास है इंक्लूडिंग द फ्यूल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इग्निशन स्टार्ट किया, तो गैस बाहर निकलना शुरू हुई रॉकेट से।
एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, वो स्पीड क्या थी 2.5 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगेन यहाँ पर आपको मास यहाँ पर आपको स्पीड मिल गया है जो कि मास फ्लो करता हुआ बाहर आ रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू द रॉकेट। एंड फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 7.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड, यानी ये वो मास है जो कि गायब हो रहा है और ऑब्वियसली जिसकी वजह से गैस इजेक्ट हो रही है, गैस बाहर आ रही है। तो ये आपका मास फ्लो रेट हो गया 7.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो अभी तक आपको एक चीज़ दे दी गई है कि भाई आपके पास जो किस वेलोसिटी के साथ जो मास बाहर आ रहा है, यानी जो भी गैस बाहर आ रही है, वो आ रही है 2.5 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड्स के साथ, और जो आपका मास फ्लो रेट है डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी, ये आपको दे दिया 7.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हर एक सेकेंड में ये ठीक ठाक फ्यूल कंजम्पशन है। आप सोचो एक सेकेंड में 7.5 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। वो फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, कंबस्टन की वजह से गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो गैस बाहर आ रही है जिसकी वजह से फोर्स डेवलप हो, और ये आपका जहाज़ जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा या अपवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। बहरहाल फोर्स बराबर है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो। इस तरह के पर्टिकुलरली मास फ्लो रेट के केस में डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही मिलेगा जो कि फोर्स के बराबर होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह आप यानी मास फ्लो रेट की जगह आप लिखोगे 7.4 और वेलोसिटी की जगह आप लिखेंगे 2.5 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना अपवर्ड थ्रस्ट मिल रहा है, यानी कितना अपवर्ड पुश मिल रहा है जो कि प्लेन को ऊपर लेके जाएगा इस मास फ्लो रेट की वजह से, यानी इस मास के चेंज होने की वजह से। तो वो फोर्स की वैल्यू आ रही है 18500 न्यूटन, यानी 18,500 न्यूटन वो फोर्स है जो कि ऊपर निकलेगी। तो होगा क्या भाई, यहाँ से ना गैस बाहर आ रही होगी। भाई दुनिया में रॉकेट उड़ते हुए सब नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। तो जब रॉकेट उड़ता है तो क्या होता है, रॉकेट के उड़ने की वजह से यहाँ से गैस बाहर निकल रही होती है। जब ये गैस बाहर निकलती है ना, जब ये मास का फ्लो होता है, जब ये मास चेंज होता है, तो इस मास के चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। और तो वो मास कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, अगर मैं उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मुझे फोर्स मिल जाएगा, यानी कि मुझे वो फोर्स मिल जाएगी जिसके साथ इस रॉकेट को एक अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट मिल रहा होगा। तो अब आपके ऊपर जो थ्रस्ट ऊपर मिल रहा है वो तकरीबन 18,500 न्यूटन का मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ वेट की, तो मेरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है इंक्लूडिंग द फ्यूल, यानी शुरू में अभी तो लेट से अभी जब इग्निशन बिल्कुल स्टार्ट हुई है तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि 1.9 एक्सपोनेंट 3 kg ये वो मास है जो कि रॉकेट प्लस फ्यूल का है। तो अगर मैं इसका वेट निकालूँ W इक्वल mg से, तो मास इज 1.9 एक्सपोनेंट 3 kg और g इज 10। क्वेश्चन में उसने खुद बोला हुआ है कि आप g की वैल्यू को 10 अज्यूम कर लो। तो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 19,000 न्यूटन्स। तो 19,000 न्यूटन का इसका वेट है। और अपवर्ड फोर्स आप कितनी दे रहे हो, अपवर्ड फोर्स आप दे रहे हो यानी जो आप ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोड्यूस कर रहे हो 18,500 का। तो भाई यहाँ तो वेट ज़्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कम है, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो अब सवाल देखो क्या कहता है, कहता फाइंड द थ्रस्ट, वो तो हमने कब का निकाल लिया। फिर कहता है ऑफ द रॉकेट एंड हेंस एक्सप्लेन व्हाई देयर इज एन इंटरवल बिटवीन इग्निशन एंड लिफ्ट ऑफ, और साथ में ये भी बताओ कि क्यों आपको एक इंटरवल मिल रहा है इग्निशन और लिफ्ट ऑफ में, यानी जैसे ही आपने इग्निशन दिया वैसे ही रॉकेट ऊपर नहीं चला जाता बल्कि थोड़ी देर बाद जाएगा। तो भाई बिल्कुल मेक सेंस, रॉकेट थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी थ्रस्ट तो 18,500 न्यूटन का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपवर्ड फोर्स है ये वेट के मुकाबले में कम है। वक्त के साथ साथ फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा। आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड में 7.5 किलो तकरीबन फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा, टोटल वेट कम होता जाएगा। जैसे ही वेट थ्रस्ट के बराबर होगा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, थ्रस्ट और बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फाइनली एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। तो वेट वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, तो इवेंचुअली अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा।
तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं इनिशियली वेट इज ग्रेटर देन थ्रस्ट, सो द थ्रस्ट इज नॉट सफिशिएंट to lift the rocket, but as more and more fuel is consumed, the total weight of the rocket decreases and becomes lesser than thrust and the rocket lifts. समझ आ रही है बात? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि भाई आपका जो वेट है वो कम होता जा रहा है और फाइनली थ्रस्ट तो आपका फिक्स है, मुसलसल आप 7.4 किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से फ्यूल रिलीज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो 18,500 न्यूटन की है। लेकिन वेट की वैल्यू शुरू में ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी क्योंकि मास फ्लो करता जाएगा और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और आपका रॉकेट ऊपर की तरफ टेक ऑफ करना शुरू हो जाएगा। तो भैया ये वो बातें थी इस लेक्चर को इंक्लूड करने के बाद, जहाँ पर आकर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का खात्मा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। वो बहुत डिटेल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी से बता दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ पूरे ए लेवल डायनामिक्स की और वैसे भी पूरे मैकेनिक्स की मैं कहता हूँ जो पिलर है ना वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया ना, हमारा कम से कम घंटा 1.5 घंटा जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। इतनी ज़्यादा डिटेल है, बहुत दुख होता है। मैं कभी कभी देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ ज़्यादतियाँ करके निकल जाते हैं। बस उसकी स्टेटमेंट को याद कर लिया, छोटी मोटी 2-3 एग्जाम्पल्स देख ली, लेकिन एग्ज़ाम में उसका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मैं फारिग होता हूँ मैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपसे डिस्कस करता हूँ। बाकी यहाँ तक ये लेक्चर कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।